जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. I hope you are doing well. Let's start today's class. I am starting the recording. Recording in progress. अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है that is related to बलूचिस्तान crisis. Before I start this topic, let me just share my thoughts on this topic, that how we are going to cover this topic and on what angles you have to cover it. The first thing related to this topic is that this topic is a very sensitive one. You need to understand कि ये topic जो है वो एक निहायत sensitive topic है आपके state point of view के लिहाज से. So what you have to do is you have to present the point of view which is state centered, and you need to focus on development perspective of this topic. यानी जो भी बलूचिस्तान के इश्यूज हैं, क्राइसिस हैं, जो जेन्युइन इश्यूज हैं, आपने जो उनकी रीजंस देखनी है वो आपने इसके डेवलपमेंट सिनेरियो में देखनी है. ठीक है. अब उसका फायदा क्या है डेवलपमेंट सिनेरियो में देखने का? उससे जो आपके जितने भी इसके साथ क्वेश्चन आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जी जो बलूचिस्तान के अंदर कंटिन्यूअस अपराइजिंग है उसकी क्या रीजंस हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, एंड हाउ स्टेट कैन काउंटर दीज काइंड ऑफ अपराइजिंग्स इन द फ्यूचर. ये इसका एक मेन क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है. अगर ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स का एक इम्पोर्टेंट इस वजह से है because if you see in the last weeks we have seen a spike in the uprising in Balochistan, and especially in the incidents in the region. उसकी वजह से आपका जो recent visit है आपके प्राइम मिनिस्टर के और योर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, so they have focused primarily on the development of this region, और उसकी वजह से जो आपको चीजें मिलेंगी, यानी उसकी वजह से जो इश्यूज हैं वो किस तरह खत्म होंगे, उसके ऊपर इस सारे टॉपिक का बेस होगा. हमने इस टॉपिक को देखने से पहले ये चीजें देखनी है कि आपने इस टॉपिक को किस पॉइंट से तैयार करना है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड तैयार करना है. आपने इस टॉपिक को तैयार करना है सबसे पहले करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. उसके बाद यू हैव टू सी कि पाकिस्तान अफेयर्स में भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, और उसके बाद ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो हमने इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिहाज से इसको कवर करेंगे. मेरे आज के लेक्चर पे हम फोकस करेंगे ज्यादा करंट पर्सपेक्टिव पे, क्योंकि करंट अफेयर्स में आपको कराऊंगा. अच्छा जी, अगर हम बलूचिस्तान इशू को शुरू करें, सो दिस इज सिंपली द स्टार्ट. आपने जो करंट अफेयर्स का रिमेंबर के व्हेन एवर यू आर गोइंग टू आंसर समथिंग फॉर करंट अफेयर्स, यू नीड टू फोकस ऑन द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन जो होता है क्वेश्चन का वो बहुत मैटर करता है आपके करंट अफेयर्स के पेपर में, उसके आंसर में. और आपने उसका जो इंट्रोडक्शन है वो रीसेंट फैक्ट से, रीसेंट आर्गुमेंट से स्टार्ट करना पड़ता है. जैसे यहाँ पे लिखा कि ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू वीक्स बलूचिस्तान पाकिस्तान लार्जेस्ट प्रोविंस सेंट शोकेस अक्रॉस द कंट्री after dramatic rise in violence, marking yet another violent chapter in its history of long-standing conflict. The wave of coordinated attacks across the province not only challenged the writ of the state, but also amplifies the significance of the province holes in regional security operators with broader geopolitical impact, along with deep-seated discontent among the locals. यानी ये मेरे लिखने का पर्पस यहाँ पे ये है कि जब भी आप कोई इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो आप उस तरह उसको टू द पॉइंट आप लिखेंगे. दिस इज सिंपली द स्टार्ट. अभी हम जाते हैं आगे. सबसे पहले इस इशू को समझने से पहले, बलूचिस्तान के जो क्राइसिस है उसको समझने से पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखेंगे. जो आपके बलूचिस्तान का पूरा प्रोविंस है, इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है, यहाँ पे टाइमलाइन दी हुई है. ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसमें से याद आपने कुछ नहीं करना. जो मैंने रेड इसको किया हुआ है वो थोड़ा सा आपने देख लेना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आगे अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज हो सकता है. अगर हम एंशियंट टाइम्स में देखें तो बलूचिस्तान वाज पार्ट ऑफ योर पर्शियन एम्पायर, ठीक है, जो कि आज का ईरान है. सो दैट वाज द पार्ट ऑफ दिस पर्शियन एम्पायर. आफ्टर दैट मेजर डेवलपमेंट थी 324 बीसीई में, जब अलेक्जेंडर आया और उसने यहाँ पे आपको याद हो कि पोरस के साथ उसने जो फाइट की थी अलोंग रिवर झेलम. उसके बाद व्हेन ही वाज गोइंग बैक, सो ही टुक दिस पाथ, द पाथ ऑफ बलूचिस्तान डेजर्ट. ठीक है, तो उसमें मोस्टली जो उसकी आर्मी थी, कुछ लोगों ने यहाँ पे स्टे किया, और उनका आपको जो कल्चर है, जो ग्रीक टच है, इस एरिया में नजर आएगा.
उसके बाद राय डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई, अरब्स ने उसको डिफीट किया राय डायनेस्टी को, और उसके बाद मकरान कोस्टल हाईवे पे उन्होंने अपनी इस्टेब्लिश की। चलते चलते उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो मुगल एम्पायर था एक साइड पे 16th सेंचुरी में, ईस्टर्न साइड ऑफ बलूचिस्तान, और वेस्टर्न साइड पे पर्शियन एम्पायर था। उसमें इस्टेब्लिश होती है द खानेत ऑफ कलार, जो कि पूरा कंट्रोल करता है बलूचिस्तान को। ब्रिटिश 1839 में इस बलूचिस्तान के प्रोविंस को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं आफ्टर इन्वेजन, और वो कलात को बना देती हैं एक एसोसिएट स्टेट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है। और उसके बाद फाइनली इन 1920s में जो वेस्टर्न पर्शिया होता है, जो वेस्टर्न बलूचिस्तान है, वो एक सेपरेट स्टेट के तौर पर सामने आता है, लेकिन दोबारा उसको ईरान कंकर कर लेता है। तो ये तो इसकी ब्रीफ हिस्ट्री थी, जिसमें हमने देखा कि जी इसमें रोल ऑफ पर्शिया भी है, इसमें रोल ऑफ ग्रीक भी है, मुगल एम्पायर भी इसके अंदर उन्होंने आके कंट्रोल करने की कोशिश की, और उसके बाद जो ब्रिटिश एम्पायर थी उसमें ये एक एसोसिएट स्टेट बन गया। इट वाज नॉट अ प्रोविंस, इट वाज अ स्टेट। ठीक है, जस्ट लाइक योर अदर प्रिंसली स्टेट्स। अब हम देखते हैं कि आफ्टर पार्टीशन क्या हुआ। अब प्री पार्टीशन अगर आप देखें बलूचिस्तान को, तो दैट वाज पार्ट ऑफ फोर पार्ट्स, फोर प्रिंसली स्टेट्स बेसिकली। एक कलात थी, दूसरी लेसबेला, फैरान एंड मकरान। अब two of these provinces, Lesbela and Karan, they were fiduciary, like they were dependent on Khan of Kalat, उसको वो कुछ रेवेन्यू देते थे। और जो मकरान था वो एक डिस्ट्रिक्ट था कलात का। अब पोस्ट पार्टीशन के बाद क्या होता है कि 1947 से ऑनवर्ड्स अगर आप देखें तो जिना जो थे वो खान ऑफ कलात के साथ इन डिस्कशन थे, उन्होंने काफी ज्यादा इनके साथ एंगेजमेंट की, निगोशिएशंस की, और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इस्टेब्लिश होता है 1947 के बाद। फॉर द वेरी स्मॉल पीरियड ये बलूचिस्तान एक सेपरेट अपने आप को उसने इंडिपेंडेंट के तौर पे एक एंटिटी कंसीडर करवाया, और इसमें कराची में जो इनकी एम्बेसी भी स्टैब्लिश थी, और इसमें इनका एक सेपरेट फ्लैग होता था। लेकिन आफ्टर दैट इन 1948 फाइनली जिना परसुएडेड खान ऑफ कलात कि आप अपनी ये इंडिपेंडेंस को गिव अप करें, एंड इन रिटर्न जो है पाकिस्तान आपको जो है वो एक प्रोटेक्शन भी देगा और एक आपको ऑटोनॉमी भी देगा। लेकिन व्हाट वी सी आफ्टर द डिमाइस ऑफ जिना, अब देखते हैं कि 1955 तक इवेंचुअली ये 1955 तक इस प्रोविंस को वन यूनिट के अंदर कंसीडर कर लिया जाता है, यानी पाकिस्तान इसको एब्जॉर्ब कर लेता है इन 1955। ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट आपके पर्सपेक्टिव्स अवेलेबल हैं कि क्या पाकिस्तान ने इसको फोर्सफुली एक्सीड किया, या खान ऑफ कलात जो उस वक्त इस बलूचिस्तान को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि बाकी सारे पार्ट इसके अंदर थे खान ऑफ कलात के अंदर, तो क्या उसने इसको वॉलंटरली पाकिस्तान के साथ एक्सीड करवाया, या इसमें इसको फोर्सफुली किया गया। इसमें हिस्ट्री जो है वो डिस्प्यूटेड है, हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। आपको याद है कि 1955 में वन यूनिट बनाया गया और बलूचिस्तान को भी एब्जॉर्ब कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर। क्या होता है इन सब चीजों की वजह से, क्योंकि आप देखते हैं सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, या इवन इन केपीके के अंदर कुछ एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी कि उन जो यूनिट्स ने एक स्ट्रगल की थी फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। बट वी डू नॉट सी दिस काइंड ऑफ स्ट्रगल, दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इन बलूचिस्तान। जो बलूचिस्तान था दैट वाज अ काइंड ऑफ अ प्रिंसली स्टेट दैट वाज अंडर खान ऑफ कलात, और वो पाकिस्तान के अंदर मर्ज हो गया, पाकिस्तान ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसके अंदर हमें उस तरह की जो सेंटिमेंट्स हैं, जो एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स आपको नजर आती हैं, वो इसके अंदर मौजूद नहीं थी। तो यहां से उनके लोगों के अंदर, स्पेशली जो ट्राइबल लीडर्स होते हैं, उनके अंदर थोड़ी सी जो थी एलिनेशन फील होती है, क्योंकि उनका एक कंट्रोल था लोगों के ऊपर। दे वर वेरी स्मॉल, लाइक स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल कंट्रोलिंग अ लार्ज टेरिटरी, और वो लोगों के ऊपर अपना रूल कायम करना चाहते थे। बट दैट वेंट टू पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान के पास चला गया, फेडरेशन उसको कंट्रोल करने लग गई। तो जो उनका कंट्रोल था, जो ट्राइब्स का कंट्रोल था, ट्राइबल लीडर्स का कंट्रोल था, वो वीक से वीक होता गया। इसकी वजह से आप देखते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी शुरू होती है। अभी हम आगे देखेंगे बलूचिस्तान के इंसर्जेंसीज डिफरेंट उसके जो फेजेस थे, और फिर हम उसके इश्यूज, उसकी रीजंस में आएंगे। लेकिन अगर हम ये देखें कि बलूचिस्तान नियरली 44% लैंड कॉन्स्टिट्यूट करता है पाकिस्तान का, तो क्या इंपॉर्टेंस है बलूचिस्तान की? बिफोर आई एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बलूचिस्तान, आई वांट एनी वन ऑफ यू फ्रॉम द ऑडियंस, आप बताएं
बाय रेजिंग हैंड कि क्या इंपॉर्टेंस है बलोचिस्तान की, वाई बलोचिस्तान इज इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द वर्ल्ड एज वेल। इसके ऊपर इतनी पॉलिटिक्स आप देखते हैं, इसके ऊपर आप देखते हैं रोल ऑफ इंडिया। एक साइड से ईरान है, दूसरी साइड से जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, दे ऑल्सो वांट टू हैव अ कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर बलोचिस्तान। तो क्या रीजन है बलोचिस्तान क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? आप हैंड रेज करें, आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट, और फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। जी इकरा जफर, आप बताएं। सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर बलोचिस्तान इस तरह से इम्पोर्टेंट है, एक तो वहां से सीपैक गुजर रहा है इस वक्त। सीपैक हमें कनेक्ट कर रहा है चाइना से, उधर से गवादर इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मिनरल्स वहां पे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमें ईरान के साथ जो आईपी पाइपलाइन गैस पाइपलाइन है, इसके अलावा कासा 1000 और टैपी, सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो बलोचिस्तान से गुजरे, यानी ट्रांजिट रोड के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। और इम्पोर्टेंट मिनरल्स रिकोडिक और सैंडेक और ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान के लिए। ऑल राइट, आई विल टेक वन मोर ओपिनियन। जी इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम सर। इसमें क्योंकि गवादर की वजह से एक डीप सी पोर्ट है, इसकी वजह से इसकी एक सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है। और और सर बाकी सारी जो अभी बहन ने जितने पॉइंट्स किए, मैं भी उन सबको सेकंड ही करूंगा। थैंक यू। हम्म, अच्छा जी, अब इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे डिफरेंट इसकी हेडिंग्स में। जो सबसे पहली हेडिंग है वो है जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। अच्छा, जब भी आपको किसी चीज की सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा जाता है, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। ठीक है। जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है कि भाई उसकी जो एक जियोग्राफी है, आप देखते हैं दिस इज योर बलोचिस्तान, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन सी इट इन द डायग्राम, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो इसकी जो ज्योग्राफी की वजह से इसकी एक सिग्निफिकेंस आपको नजर आती है कि जी यहाँ पे इसका एक पॉलिटिकल जो एक क्लाउड है वो आपको नजर आता है। यानी एक इसकी टेरिटरी एक ऐसी जगह पे स्टैब्लिश हुआ है बलूचिस्तान, वाकया है कि एक इटसेल्फ बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन उसकी एक इंपॉर्टेंस है, उसको हम जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस कहते हैं। अगर हम देखना चाहें जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बलूचिस्तान, सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू द मैप। सबसे पहले आप देखें, दिस इज हियर इन द मैप, आपके सामने है। यू हैव टू ड्रॉ दिस मैप एज वेल अगर क्वेश्चन आता है तो। यहां पे देखेंगे, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ठीक है। अब यहां से जितने भी ये कंट्रीज हैं, यू हैव सऊदी अरेबिया, यहाँ पे यूएई है, दुबई इज हेयर। ठीक है। उसके बाद ओमान है, ईरान है, इराक है। सो ऑल दीज कंट्रीज आर ऑयल रिच कंट्रीज, एंड यू कैन सी कि ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्लोबल इकोनॉमी। सारी जो मेजर आपकी इकोनॉमीज हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑयल एंड गैस एज ऑफ येट। Yes, we have seen the transition from fossil fuels to renewable energy, but अभी currently देखा जाए तो still the share of fossil fuels is above 70% in the global energy जो इकोनॉमी है। हम इसके ऊपर लेक्चर भी देखेंगे। तो मेजर जो इसके अंदर आपके पास ऑयल एंड गैस आता है, नियरली वन थर्ड, more than one third is passing through this Strait of Hormuz, and Balochistan is जो उसकी 1100 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है, इट इज राइट एट द माउथ ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट। ठीक है। तो पहली तो ये सिग्निफिकेंस इसकी ये होगी। अगर इसके बाद दूसरी सिग्निफिकेंस देखें तो जी जियो पॉलिटिक्स में आ जाता है वॉर। वॉर आपने देखी होंगी कि जी अभी रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है, तो रशिया चाहता है कि जी यूक्रेन के जो मेजर एरियाज हैं, जो मेजर रीजन हैं जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी एनर्जी, उसकी इकोनॉमी, उसको टारगेट किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, या ऐसे ट्रांजिट हब्स को कंट्रोल किया जाए। तो सिमिलरली एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, एट द टाइम ऑफ क्लैशेस जब आप बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास है चाइना। तो यू हैव चाइना, दैट इज योर नेबर, एंड चाइना हैज डेफिनेटली एस्टैब्लिश्ड सीपैक। एंड वन ऑफ द रीजन कि उसने सीपैक एस्टैब्लिश किया ताकि वो इजी एक्सेस प्रोवाइड कर सके इस अरेबियन सी का। ये अरेबियन सी एक वार्म वाटर है। वार्म वाटर क्या होता है कि ऑल सी जो है, ऑल ईयर इसका जो सी पोर्ट है वो एक्टिव रहता है।
और यहाँ से ट्रेड हमेशा पूरे साल पास करती रहती है। तो चाइना ने, एक तो उसकी रीजन थी कि वो पूरा जाए और उसके बाद मलेशिया इंडोनेशिया से गुजरता हुआ आए। दूसरी उसकी ये है कि डायरेक्टली अपने वेस्टर्न रीजन को कनेक्ट कर दे अरेबियन सी से, और यहाँ से जो ट्रेड वगैरह जा रही है, एक तो उसको कंट्रोल भी करे, एक उसको मॉनिटर भी करे, और एट द टाइम ऑफ क्राइसिस उसके पास डिफरेंट ऑप्शंस भी हों कि भाई जब यूएस अटैक करता है और इंडोनेशिया मलेशिया जो है उसको अपना सी पोर्ट, अपना जो वाटर लेन है, सी लेन, उसको यूज करने नहीं देते, वहां पे कोई उसको स्टॉप लग जाता है, स्टॉपेज हो जाता है उसका रास्ता, तो उसके पास एक ऑल्टरनेट अवेलेबल हो। ठीक है, दैट इज वन मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ बलोचिस्तान। ठीक है, अनदर सिग्निफिकेंस ऑफ बलोचिस्तान के भाई चाइना सी पैक बलोचिस्तान से गुजर है। इसके बाद आप देखें तो इसका जो कोस्टल एरियाज है, अभी हमने रिसेंट डॉन में आपको एक न्यूज भी मिली होगी कि पाकिस्तान के अंदर डिस्कवर हुए हैं ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स, बट स्टिल उसको एक्सप्लोर करना, उसको निकालना, उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसमें इन्वेस्टमेंट करना, इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। बट अगर आप सिंपल उसको यूज कर लें, उसको एक एज पर्सपेक्टिव यूज करें कि ये जो कोस्टल लाइन है पाकिस्तान की, दैट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। नॉट ओनली कि इसके पास पोर्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन इसके पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। अच्छा, इसके बाद जो तीसरी चीज आप यहाँ पे देखें, जो इस डायग्राम के अंदर एरोज लगे हुए हैं, आपको एरोज नजर आ रहे हैं? अच्छा, एरोज इसमें नजर आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि दिस कैन बी टर्न इनटू आवर ट्रांजिट हब। ये जियो इकोनॉमिक्स में भी आ सकता है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में भी, कि भाई अभी ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान, अजबकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, सो दे कैन यूज दिस पैसेज जो कि बलूचिस्तान का है फॉर ट्रांजिट ट्रेड पर्पसेस, और पाकिस्तान इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोल इसको कर सकता है। जिस तरह आप देखते हैं कि यहाँ पे दुबई जिस तरह का एक पोर्ट सिटी है, इसी तरह गवादर भी इस तरह इस्टेब्लिश हो सकता है। तो ये इसकी जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, तो इसे हमने इसको डिस्कस किया। अगर हम जियो इकोनॉमिक्स की बात करें, ये तो अभी हमने देखा कि बाकी कंट्रीज के लिहाज से क्या कंपैरिजन है, उसका क्या एडवांटेज है। अगर हम उसकी जियो इकोनॉमिक्स की बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ लैंड की बात करें, तो नियरली 44% बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के एरिया को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, दिस प्रोविंस इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक गोल्ड, कॉपर, ऑयल एंड नेचुरल गैस। रेकोडिक की एग्जांपल आप इसके अंदर दे सकते हैं। ये सारे मिनरल रिसोर्सेज मैंने यहाँ पे आपके साथ आपके लिए लिख दी हैं कि चागी माउंटेन्स में कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इसी तरह कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल है, ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज अवेलेबल है, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा कोयटा को क्या कहा जाता है? कोयटा इज नोन एज अ फ्रूट गार्डन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, नियरली 50 to 60% ऑफ कोल्ड सीजन फ्रेश फ्रूट्स ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहाँ से आते हैं? दे आर कमिंग फ्रॉम कोयटा, दिस रीजन। सो दिस रीजन, दिस प्रोविंस इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स रिसोर्सेज, और इसमें जो इसके रिसोर्सेज है उस पर भी स्टडी भी इनकम्प्लीट है कि कितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल। इसके अलावा आपको मैंने कोस्ट लाइन का बता दिया। रेकोडिक जो रिजर्व्स हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉपर रिजर्व्स, दे आर अवेलेबल इन बलोचिस्तान। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मैंने आपको बता दिया, और टापी जो ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान पाइपलाइन है, दैट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू बलोचिस्तान, और अभी इसके ऊपर डेवलपमेंट चल रही है कि जी अफगानिस्तान ने भी इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें आपके जो प्रोविंस, बलूचिस्तान प्रोविंस को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंस बनाती है इंटरनेशनली, और उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज्यादा इनहांस हो जाती है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? अभी हम आगे देख रहे हैं। दिस इज सिंपली द सिग्निफिकेंस ऑफ बलूचिस्तान। एनी कंफ्यूजन? यहां तक चीजें क्लियर है सबको? अच्छा, उसके बाद देखें कुछ इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक अप्रेजल हम करते हैं। अभी हमने क्या देखा, थोड़ी सी हिस्ट्री देखी कि जी बलूचिस्तान जो था वो पाकिस्तान के साथ कैसे ज्वाइन हुआ, इसका बैकग्राउंड देखा कि किस किस तरह इसमें डिफरेंट डायनेस्टीज का इसके ऊपर रोल रहा है। उसके बाद हमने देखा कि जी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इटसेल्फ, आप इसको लिख सकते हैं पैराग्राफ में, इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, या इन चीजों को जो इसकी इंपॉर्टेंस के पैराग्राफ है आगे इश्यूज को रिलेट करने के लिए लिख सकते हैं, रोल ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट्स में लिख सकते हैं। अभी हम देखेंगे किस किस तरह से इंफॉर्मेशन का यूज किया जाए। इसके बाद जो थर्ड इंफॉर्मेशन आपको अभी हम देंगे वो है सोशियो इकोनॉमिक अप्रेजल ऑफ दिस प्रोविंस, कि जो रूट कॉज है, जो बेसिक इशू है आपके बलूचिस्तान का, वो इन अप्रेजल में, इन इंडिकेटर्स के अंदर छुपा हुआ है। पहले हम वो अप्रेजल देखेंगे, वो इश्यूज देखेंगे,
फिर उसके बाद हम आगे प्राइसिंग की तरफ जाएंगे। अगर दिस इज वन टेबल, ये एक आपका फैक्ट बुक भी हो सकती है, आपने इस टॉपिक के ऊपर कुछ फैक्ट्स इकट्ठे करने हैं आज के लेक्चर के बाद, इसके नोट्स बनाने हैं, तो आपको मैं बता रहा हूं कि जी नोट्स में जो सबसे पहली चीज लिखेंगे वो ये वाले स्टैट्स लिखेंगे जो मैंने इस स्लाइड में आपको दिए हैं। स्टैट्स कौन से हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें इनइक्वालिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, एचटीआई की बात करें, तो ये रिसेंट मुझे स्टैट्स थे 2019-18 के कंपैरिजन में अवेलेबल थे इंटरनेट पे। तो अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, जो कि आपके डिफरेंट प्रोविंसेस के जो सोशल इंडिकेटर्स हैं कि जी लोगों के पास कितनी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, उसको ये मैप करता है इंडेक्स। अगर हम इसमें इसका कंपेयर करें तो बलूचिस्तान कम्स वेरी लीस्ट, ठीक है, इट कैन बी कंपेयर विद सियरा लियोने इन वेस्ट अफ्रीका। सो बलूचिस्तान के जो सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं दैट आर वर्स्ट अमंग ऑल प्रोविंसेस, ठीक है, पहली चीज। अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो जो नेशनल एवरेज है पॉवर्टी की दैट इज नियरली 35%, 34%, बट इन बलोचिस्तान इट इज डबल ऑफ दैट। यानी आप पाकिस्तान की अगर नेशनल जो पॉवर्टी है उसका कंपैरिजन बलोचिस्तान से करें तो बलोचिस्तान की पॉवर्टी लाइन इज डबल। तो यू कैन सी कि इतनी ज्यादा पॉवर्टी है, इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी अवेलेबल है बलोचिस्तान के अंदर। अगर हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें तो आपके पास जेंडर इक्वालिटी में nearly 16% of women use cell phone. Employment rates are meager 8% for the female in Balochistan. ठीक है, इसके अलावा political engagement is similarly discouraging with female voter turnaround is nearly 37.4%. मेल का फील्ड भी 50% है, और ये सारा यूएनडीपी की रिपोर्ट से लिया गया। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो बलूचिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट इज स्टिल 55%, पंजाब के अंदर इट्स गेटिंग ओवर 70%, बट इन बलूचिस्तान इट इज नियरली 50%। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात करें तो मिड 1970s में जो बलूचिस्तान था वो नेशनल जीडीपी का 5% कंट्रीब्यूट करता था, अब उसकी कंट्रीब्यूशन जो है 4% से भी कम रह गई है। तो हम बात करते हैं कि भाई इतने ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज वहां पे अवेलेबल हैं, अपॉर्चुनिटीज वहां पे लोगों के लिए क्रिएट की जा सकती हैं, उसकी जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो उसके इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जो जीडीपी है पाकिस्तान की जीडीपी में उसकी कंट्रीब्यूशन एक मीगर कंट्रीब्यूशन है, और पॉपुलेशन वहां पे स्कार्स है। ये नियरली जो बलूचिस्तान की पॉपुलेशन है वो 6% पॉपुलेशन बनती है आपके पाकिस्तान की पॉपुलेशन के लिहाज से। अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन 240 मिलियन है तो बलूचिस्तान की नियरली 14.9 मिलियन है, दैट इज इक्वल टू द पॉपुलेशन, नियरली इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ लाहौर और कराची जो डिवीजन है। तो ये कुछ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। अब इन्हीं को ही हम अपने आर्गुमेंट्स में आगे यूज करते रहेंगे। अच्छा जी, अब हम यहाँ तक हमने थोड़ा सा हिस्ट्री देखी, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा, बेसिक्स देखी। अब हम बात करेंगे बलूचिस्तान इंसर्जेंसी कब शुरू हुई, इसके डिफरेंट फेजेस से, और फिर उसके बाद हम जंप करेंगे कि क्या रीजंस हैं इन इंसर्जेंसीज के। तो सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री के अंदर स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट इंसर्जेंसी स्टार्ट होती है 1955 में, जब बलूचिस्तान को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है पाकिस्तान में 1 यूनिट के तौर पे, ठीक है। तो in July 1948, Prince Aga Abdul Karim Baloch and Mohammad Rahim started guerrilla warfare against the army that went on until 1950, ठीक है। उसके बाद 1955 में जब इसको 1 यूनिट के अंदर डिसोल्व किया जाता है तो खान ऑफ कलात का जो भाई है वो अपराइजिंग स्टार्ट करता है अगेंस्ट द स्टेट, लेकिन इवेंचुअली वो सरेंडर कर देता है और अपराइजिंग खत्म हो जाती है। अब इसमें आपने रीजन देखनी है कि पहली अपराइजिंग किस वजह से स्टार्ट हुई, बिकॉज उनकी मर्जी के बगैर उन्होंने कहा कि हमें अपने स्टेट के अंदर आपने इंक्लूड कर लिया। अब इसमें डिफरेंट उनके मोटिव है कि एक मोटिव ये था कि उनकी पावर जो ट्राइबल लीडर्स की थी वहां से निकल के किसके पास चले गई, इस्लामाबाद में फेडरेशन के पास चले गई, तो ये उनके लिए अच्छी साबित ना हुई। दूसरी अपराइजिंग स्टार्ट हुई अगेन द सेम थिंग के जी वाज अक्यूज्ड ऑफ रेजिंग एन आर्मी खान ऑफ कलात, और बाद में उसने उसको सरेंडर कर लिया, तो दैट वाज अगेन कंट्रोल्ड। थर्ड अपराइजिंग स्टार्ट होती है जो बीएलए की एंसेस्टर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करती है। शेर मोहम्मद, ही वाज द चीफ ऑफ मरी ट्राइब, मरी बलोच ट्राइब इन पाकिस्तान, ठीक है। अब वो एक मार्क्सिस्ट था, उसकी जो आइडियोलॉजी थी, और मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी जो एट दैट टाइम थी वो बहुत ही ज्यादा जोर पकड़ रही थी दुनिया में। उसका क्या एक मोटिव था कि जी जो लेबर क्लास है उसकी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है एट द हैंड ऑफ योर
एलीट क्लास, तो ये एलीट क्लास से पावर हम लेके बोर्जुआ यानी अपनी लेबर क्लास को दे दिया जाए। तो उसने भी इन्हीं चीजों से मुतासिर होके एक अपराइजिंग स्टार्ट की। तो उसने डिफरेंट नेशनलिस्ट कैंप्स बनाए, बट इवेंचुअली उसकी जो अपराइजिंग थी वो खत्म हो गई जब गवर्नमेंट ने उसको फुल एमनेस्टी उनके ट्राइब को ऑफर की। फोर्थ अपराइजिंग स्टार्ट होती है 1973 में। 1973 में आपको पता है कि भुट्टो साहब आए। अब भुट्टो साहब आए तो भुट्टो साहब ने जो बलोच नेशनलिस्ट मूवमेंट, अब आहिस्ता आहिस्ता बलोच नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो रही थी, क्योंकि उनके जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, लोगों के मसाइल खत्म नहीं हो रहे थे, तो कुछ ना कुछ फॉल्ट लाइंस क्रिएट हो रही थी। इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था बाय देयर ट्राइबल लीडर्स, और दे यूज्ड टू टर्न अगेंस्ट द स्टेट। अब एट दैट टाइम भुट्टो ने क्या किया, इनके गुरिल्ला फाइटिंग के अगेंस्ट उन्होंने एक स्टार्ट की, एक मूवमेंट स्टार्ट की, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन वो बाद में जब जनरल जिया ने मिलिट्री कू इम्पोज किया, भुट्टो की गवर्नमेंट खत्म हो गई, तो जनरल जिया ने उनके साथ निगोशिएशंस की इन इन जो भी अपराइजिंग थे, जो भी इसके अंदर नेशनलिस्ट थे, और उन्होंने एट द एंड इसको खत्म कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं 2005 तक एक रिलेटिव पीस का पीरियड रहता है। तो ये चार अपराइजिंग के अंदर जो अगर आप इसको समराइज करें, तो मोस्टली ये अपराइजिंग्स किसने की थी? ट्राइबल लीडर्स ने, ठीक है। अब ट्राइबल लीडर्स की तरफ से ये अपराइजिंग थी, उनकी तरफ से ये कोशिश होती थी कि हम किसी ना किसी तरह पावर को कंट्रोल कर सकें, और वो यूज करते थे जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, जो एक स्टेट की ग्रीवेंसेस थी। जैसे सुई के अंदर 1955 से गैस डेवलप हुई, गैस जनरेट करना शुरू की, और वो पूरी बाकी प्रोविंसेस में यूज हुई, लेकिन कोयटा में या उस रीजन में उसको बाद में मिली। तो इस तरह की जो एक्सप्लॉयटेशन थी बाय द स्टेट और बाय द कंकरेंट गवर्नमेंट, उसको एक्सप्लॉयट किया गया बाय द ट्राइबल लीडर्स, और उसको यूज किया गया अगेंस्ट स्टेट। लेकिन इवेंचुअली इनको कंट्रोल कर दिया गया बाय द स्टेट। यहाँ कभी आर्मी डिक्टेटर ने इसको कंट्रोल किया, यहाँ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इसको कंट्रोल किया बाय आइदर प्रोवाइडिंग एमनेस्टी और बाय हैविंग निगोशिएशंस विद। अब 2005 तक ये चीजें चलती रही। अच्छा, एक और चीज बताना इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि बलूचिस्तान के अंदर मेन 18 ट्राइब्स हैं, और उनके अंदर जो मेन ट्राइब्स हैं जो कि इस तरह की आर्म्स की तरफ जाते हैं या एंटी स्टेट चीजों की तरफ माइल होते हैं, उसमें जो मेन ट्राइब्स हैं वो बुगटी ट्राइब है और ये मरी ट्राइब है। इस तरह के जो मेन ट्राइब्स हैं वो इस तरह की चीजों के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, अब करंट अपराइजिंग बेसिकली इसकी जो ताने बाने हैं वो मिलते हैं 2005-2006 में, जब एक कंट्रोवर्शियल किलिंग हुई अकबर बुगटी की। अब उसमें आप लिटरेचर रीड करेंगे, डिफरेंट उसके अंदर नरेशंस अवेलेबल हैं कि किस तरह हुई, क्या रोल था, किसने क्या रोल प्ले किया। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दैट। लेकिन आफ्टर द किलिंग ऑफ दिस अकबर बुगटी, क्योंकि उसकी डिमांड्स क्या थी? उसकी डिमांड्स थी कि जी प्रोविंस को आप ऑटोनॉमी दें, जो रिसोर्सेज आप प्रोविंसेस इस प्रोविंस बलूचिस्तान के यूज कर रहे हैं वो प्रोविंस के लोगों के ऊपर लगाएं। और जिस तरह इसको कंपैरिजन किया गया कि जिस तरह बांग्लादेश के लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, इसी तरह एक्सप्लॉयटेशन यहाँ के भी लोगों के साथ हो रही है, तो उसको खत्म किया जाए और लोगों को एक ऑटोनॉमी दी जाए। और ये चीज थी बिफोर 2010 18th अमेंडमेंट। अब 18th अमेंडमेंट से पहले आपको पता है कि सारी जो चीजें थी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर थी, ठीक है। एनएफसी अवार्ड उस तरह नहीं होता था जिस तरह आज होता है, जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट होती है कि भाई प्रोविंसेस को इतनी ही जानी है, इससे कम नहीं जा सकती। तो दैट वाज एट द मर्सी ऑफ फेडरेशन। फेडरेशन यूज्ड टू कंट्रोल द रिसोर्सेज ऑफ नॉट ओनली बलूचिस्तान लेकिन बाकी प्रोविंसेस के भी। तो इस तरह की जो चीजें थी उसने इसको हाईलाइट किया, लेकिन उसका जो मोटिव था उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे वो क्या मोटिव था। बट ये जो फोर्ट लाइंस अवेलेबल थी उसने उसको एक्सप्लॉइट किया, एंड देन फाइनली जब उसकी किलिंग्स होती हैं, जब उसका मर्डर होता है, तो यहाँ से एक स्प्रेड होती है ये चीज। मिडिल क्लास आप देखते हैं बलूचिस्तान की वो इमर्ज कर जाती है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता दे गॉट एजुकेशन एंड देन दे बिकेम अवेयर ऑफ देयर पॉलिटिकल राइट्स। और आज हम देखेंगे जो मेन प्रोटेस्ट बलूचिस्तान के अंदर चल रहे हैं वो मोस्टली एक एजुकेटेड क्लास है, मिडिल क्लास है, जो कि इन चीजों की डिमांड कर रही है। इसमें आप देखेंगे बलूचिस्तान मिली यकजहती कमेटी है या गवादर राइट्स मूवमेंट है, इन्हीं की तरफ से जो रिसेंट आपकी जो रैलीज थी, नेशन वाइड रैलीज या बलूचिस्तान के अंदर रैलीज, वो इसी की वजह से चली। अब इनका पर्पस क्या था?
इनका पर्पस यही था कि जी हमें बलूचिस्तान के लोगों को राइट्स दिए जाए। अभी हम आएंगे इश्यूज पे कि भाई ये अपराइजिंग, आज की जो अपराइजिंग है उसके इश्यूज क्या हैं वो भी हम देखेंगे। अब मिलिटेंट ग्रुप्स कौन से हैं बलूचिस्तान के अंदर जो ऑपरेट कर रहे हैं? एक बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है जो कि स्टार्ट हुई 2011 में, सीरिया के अंदर स्टैब्लिश हुई थी। और जो बलूच लोग थे जो ईरान के अंदर रहते थे, इनका बेसिक पर्पस था कि उनको रिवोल्ट करवाया जाए और वो ईरान से इंडिपेंडेंस ले। लेकिन जब ईरान के साथ शाह ऑफ ईरान के साथ उनका एग्रीमेंट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, तो उन्होंने अपनी जो गन्स थी वो टर्न कर दी अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो एक और मेन वहां पे ऑर्गेनाइजेशन है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। अब ये जो बीएलए है, दैट इज नथिंग टू डील विद द कॉमन पीपल। इसमें जो कॉमन लोग हैं, बिकॉज आई हैव इंटरेक्टेड विद माय बैचमेट्स जो कि उधर काम कर रहे हैं, दे आर पोस्टेड देयर एज असिस्टेंट कमिश्नर्स, या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम द प्रीवियस बैचेस, आई हैव इंटरेक्टेड विद देम। सो दे टोल्ड मी कि जी बीएलए हैज नथिंग टू डू विद द कॉमन पीपल। इट इज बेसिकली काइंड ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि एंटी स्टेट जो भी सेंटिमेंट्स हैं उसको एक्सप्लॉइट कर रही है एंड इज यूजिंग हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर पे हम आगे लेक्चर करेंगे पूरा। इज यूजिंग द टेक्टिक्स ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर, डिजिटल वॉरफेयर, एंड इज बीइंग सपोर्टेड बाय एंटी पाकिस्तान एक्टर्स, जिसमें आपके पास जो इंडिया है दैट इज द मेजर मेजर एक्टर इन दिस रिगार्ड। कैसे? अभी आप देखेंगे बलूचिस्तान पे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मेजर वीडियोस आपको नजर आएंगी इंडिया के साइड से। मेजर जो इसके ऊपर तनकीद नजर आएगी वो वेस्टर्न मीडिया की साइड से नजर आएगी। सो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को इस वक्त ट्रेन किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ इंडिया, विद द हेल्प ऑफ यूएसए, एंड सम अदर फैक्शंस आर इन्वॉल्व इन द ट्रेनिंग ऑफ बीएलए। इसका पर्पस क्या है? अगेन जियोपॉलिटिक्स इसकी एस्पायरेशन है। कौन सी एस्पायरेशन है? आपको पता है कि जी सीपैक यहाँ से पास कर रहा है, और यूएस और इंडिया नहीं चाहता कि जी पाकिस्तान के अंदर से सीपैक पास करे, सीपैक एक सिक्योर सिस्टम के तहत चले, कामयाब प्रोजेक्ट हो। इस वजह से दे हैव इस्टेब्लिश देयर प्रॉक्सीज। और इसमें ये प्रॉक्सीज इस यहाँ पे कामयाब क्यों चल रही हैं उसकी रीजंस अभी जो पहले बताई। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन बलोचिस्तान, एक जो फॉल्ट लाइंस एग्जिस्ट करती हैं, लोगों के जो राइट्स वहां पे उनको नहीं मिलते, अभी हम देखेंगे कौन से राइट्स उनको नहीं मिलते। इसकी वजह से उनके जो भी इश्यूज हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है और उसके बाद उनको चैनल किया जाता है अगेंस्ट द स्टेट। तो इसको कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल सी हाउ टू कंट्रोल इट। तो ये लार्जेस्ट जो है वो इस वक्त प्रोमिनेंट मिलिट्री ग्रुप, मिलिटेंट ग्रुप है। इसने डिफरेंट अटैक्स किए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी इसके अटैक्स हैं। हमारे एक डिप्टी कमिश्नर हैं वो इस वाकये के अंदर शहीद हुए हैं। इसके अलावा जो एक हमारे सीनियर बैचमेट हैं उस वर्किंग एज एसी, उनके घर के ऊपर अटैक किया गया एंड ही वाज द ओनली पर्सन along with Levis who actually countered these attacks single handedly। पूरी रात उसने उससे मुकाबला किया। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे जो है वो नजर आती हैं। अब बीएलए की हम डिफरेंट इसकी रीजंस थी। ये जो परेरी, जो मैंने आपको पहले बताया, परेरी मूवमेंट थी इसकी बीएलए से पहले एंसिस्टर्स, और फिर बाद में वो एंटी स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश होती है और ये हवा पकड़ती है आफ्टर 2006। और इसके अंदर जो था वो एंटी स्टेट जो एक्टर्स हैं, जो प्रोक्सीज हैं, डिफरेंट इंटरनेशनल प्रोक्सीज, उनका बड़ा रोल है इसको इक्विप करने में और इसको पाकिस्तान के खिलाफ यूज करने में। अब इनके हाइडआउट्स आपको मिलते हैं ईरान में, अफगानिस्तान में, और ये उन सेफ हार्बर से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं और ये इलीगल एक्टिविटीज भी पाकिस्तान के अंदर कैरी करते हैं। ये इलीगल एक्टिविटीज कौन सी कैरी करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम स्मगलिंग की बात करें, मेनली इसके अंदर जो है बीएलए अपना जो रेवेन्यू है वो यहाँ से जनरेट करती है। यस, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कुछ एक्टर्स हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व हैं इंडिविजुअल तौर पे, उनसे वो पर्सनल फेवर्स लेते हैं और इसकी वजह से चीजें अभी तक कंट्रोल नहीं हो रही। जिसमें अभी हम देखेंगे रिसेंट आपके प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर स्टेटमेंट दी कि जी जो एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग हैं वो भी इनके अंदर इन्वॉल्व हैं और हम एडमिनिस्ट्रेशन को एम्पावर करेंगे। लेट्स सी अगर होता है या नहीं। इसके अलावा स्मगलिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ठीक है, और इसके अलावा जो इसके अंदर जो इलीगल ट्रेड है वो इसको कैरी करते हैं और इससे आपके जो लोग हैं अपने लोग वो भी फायदा उठाते हैं। सो दैट इज वाई
दिस BLA इज थ्राइव। अच्छा, अभी इसके बाद हम आ जाते हैं, इसको छोड़ दें। अब हम मेजर रीजंस पे देखते हैं। अभी हमने क्या स्टडी किया है? अभी तक हमने सिर्फ यही स्टडी किया है कि जी जो अपराइजिंग थी, 4 अपराइजिंग पहले देखी, दिस इज द फिफ्थ अपराइजिंग। अब जो अभी इसने जोर पकड़ा रिसेंट मंथ्स में, रिसेंट वीक्स में, क्या रीजन है इसके अंदर? किस वजह से जो है ये अपराइजिंग इतनी प्रोमिनेंट आपको नजर आती है, इतनी हाईलाइटेड नजर आती है, और स्टेट के अगेंस्ट इतना एक्टिवली ये काम कर रही है? तो आपको क्या लगता है कि आप इस दफा की जो अपराइजिंग है, जिसके अंदर मिडिल क्लास भी इंक्लूडेड है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द करंट अपराइजिंग इन बलोचिस्तान? हु कैन आंसर इट? अगर कोई बलोचिस्तान से है तो वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू कंट्रीब्यूट यू कैन रेज हैंड, आई विल अनम्यूट यू, जस्ट रेज द हैंड। जी शराज, आप बताएं। जी शराज। ओके, यू कैन नॉट अनम्यूट। तंजीला। सर सबसे बड़ी रीजन तो इसमें मिसिंग पर्सन्स की है। जो मिसिंग पर्सन है उनके रिलेटिव्स प्रोटेस्ट करें तो उसकी वजह से सिविल अनरेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। मिसिंग पर्सन इज वन रीजन बिहाइंड इट। जी जी, इकरा आप बताएं। इसमें एक मैंने इंटरव्यू सुना था वहां से, वो कह रही थी कि जो रोजितान है ना, इसमें जो गवादर को डेवलप कर रहे हैं उससे हमें रेवेन्यू यानी हमारे लोगों को फायदा नहीं होना। और गवादर को एक प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया था, गवादर को वॉल सिटी बनाने का। तो उसके अगेंस्ट भी उठ रहे हैं सब। और वो कह रहे हैं कि सीपैक के जो मैक्सिमम रूट्स हैं वो जा रहे हैं नॉर्थन, यानी ये पंजाब वाली साइड से, और सिर्फ सिंगल रूट जो है वो सीपैक का वहां से गुजर रहा है, यानी सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज की वजह तो यू कैन से कि इट इज ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। जी अवैस। से। हेलो सर। जी आई कैन हियर यू। सर जो मेरे ख्याल से एक तो आपने बताया कि जो सोशो इकोनॉमिक जो एक्सप्लोइटेशन है उसकी वजह से हो रहा है। दूसरा ये कि मिसिंग पर्सन जैसे किसी ने नोटिफाई किया कि मिसिंग पर्सन या इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस जो होती है उसके खिलाफ भी जो ना काफ़ी मूवमेंट वगैरह है और जो है प्रोटेस्ट वगैरह होती है। उसके अलावा जो है इनका जो वो कहते हैं कि पार्लियामेंट में हमारा जो है वॉइस नहीं सुनी जाती, जो भी डिसीजन मेकिंग होती है उसमें इनका जो है वो रोल बहुत कम जो है माना जाता है इनका। तो ये सारी रीजन है इस अपराइजिंग की वजह से। ओके, आई विल आस्क फ्रॉम हबीब, और फिर मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। हबीब, कैन यू रेज हैंड? ओके, जी हबीब आप बताएं। सर अगर हम देखें तो इसको वही जो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इस सिस्टम में देखा जाए, सर मैं बेसिकली बलूचिस्तान से हूँ। राइट। हमें जो महरूमियाँ हैं सर वो एक जगह से नहीं है। अगर बात की जाए इकोनॉमिकली जॉब्स की सर, तो हमें वही सर जो 1857 के बाद वो मुस्लिम के साथ हो रहा था, उनकी उनके लिए सेंस फिलिंग वाला वो काम भी रह गया था, और उनको टारगेट किया जा रहा था। इसी तरह सर जॉब्स उनको दी नहीं जाती। वो उनके पास सबसे बड़ा तो सर वो जो अभी जो ये किलिंग हो रही है पंजाब के तरफ से लोग जो आ रहे हैं, उन्होंने पहले ये कहा हुआ है कि जी आप सारे आलाप सर उधर से आते हैं, हमने नहीं छोड़ने। तो सर एक तो ये वजह, ऊपर से सर जो रिसोर्सेज वहां से निकलते हैं उनको उनको कोई फायदा नहीं होता। एक तो सर पहले तो उनके ऊपर जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो जागीरदार अब तक है, और वो सिलेक्टेड पर्सन रिपीटेडली आ रहे हैं। अभी भी देखे सर 2 ट्राइब्स के अंदर चल रहा था, अकबर बुक्की साहब थे वो हैंडल कर रहे थे, उनकी जगह पे उनको जो है ना सक्सीड कर दिया है अभी उन्होंने बाय जो हैं सर फोर्सेस, उनकी तरफ से सर अब सीएम जो हैं वो जो आ गए हैं वो भी आशीर्वाद से आए हुए हैं। तो ये सर जो रिप्रेजेंटेशन ना मिलना, उनके जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज है सर उनको हल ना किए जाना, ये तो सर शुरू से ही वही है, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। टाइम टू टाइम सर वो चीजें, उन्होंने उस चीज को सर ऊपर से तो मलहम लगा देते हैं,
लेकिन अंदर से नासूर वही है। तो इकोनॉमिकल उनकी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है सर। जो उनके साथ मिसिंग पर्सन वाला जो रेज कर रहा है वही, जो थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ रही है उसको आप स्टूडेंट्स के सर पता है उनको उठाया जाता है, उनकी किलिंग हो रही है सर माँ बाप के सामने सर। तो ये रिसेंटमेंट तो फिर ये जाहिर सी बात है फिर जो हैं एंटी स्टेट जो फोर्सेस हैं काम कर रही हैं, उसके बाद सर ये गवादर जो बना है उसको भी इस तरह से छेद किया गया है कि उसकी जो सारी सिक्योरिटी है वो चाइना को दी जाएगी। नो गो एरिया बनाया हुआ है इन्होंने सर। तो जाहिर सी बात है उनको भी वो चीजें नजर आ रही है कि हमें फ्यूचर में इन चीजों से कोई चीज सर इसमें से हमें फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस सर सुई गैस से है। आपने खुद ही बात की कि सुई का गैस जो है वहां पे लोग लकड़ियां जला रहे हैं, वो गैस पाकिस्तान के हर कोने में चली जाती है। तो ये सर लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज है जो बिल्कुल। मल्टी। सो मैं इसमें भी एक्सप्लेन करता हूँ फर्दर अब। थैंक यू फॉर योर इनपुट। और यही इनपुट मेरे मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं बलूचिस्तान के उन्होंने भी दी। अच्छा, अब इसको अगेन आई एम टेलिंग यू कि हमने इसको स्टेट सेंटर रखना है चीजों को, तो हमने बड़े एक केयरफुल इसके अंदर वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है। अब मैं इसमें अगर आपको बताऊं, इसको आप मेजर डिवीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिक्योरिटी। पॉलिटिकल जो रीजंस हैं वहां पे क्या आ जाएगा? लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इसमें हम बात करेंगे जो वहां पे सरदारी सिस्टम है। इकोनॉमिक इश्यूज में क्या आ जाएगा? लैक ऑफ प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, हैपहैजर्ड डेवलपमेंट, करप्शन, रेड टेपिज्म, ठीक है, लैक ऑफ प्रोविजन ऑफ जॉब्स टू द लोकल्स। अब इसके अलावा आ जाएगा कि lack of sharing of due share to बलोचिस्तान गवर्नमेंट एंड ऑन बलोचिस्तान पीपल। अभी हम आगे जाके देखेंगे ये सारा कुछ। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या आ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव में सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई आप देखें वहां पे लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। डेवलपमेंट फंड तो हर दफा आता है लेकिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं होते, ठीक है। इसके अंदर जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है उसकी इनएफिशिएंसी, इनकम्पिटेंसी शामिल है। सिक्योरिटी सेंटर्ड में क्या देखेंगे कि हमने बलूचिस्तान को हमेशा से एक सिक्योरिटी पैराडाइम की नजर में देखा कि भाई एक साइड पे ईरान, दूसरी साइड पे अफगानिस्तान, एक साइड पे अरेबियन सी, एक और साइड से इंडिया का इन्फ्लुएंस। तो हमने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की फ्रॉम सिक्योरिटी सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू। आप देखें गवादर के अंदर सिक्योरिटी की बात होती है, हमने वहां पे लोगों को एलिनिएट किया, इसमें कुछ मिसगाइडेड हमारी पॉलिसीज थी, लैक ऑफ जो एक रोल था आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। इसके बाद इसके अंदर जो सिक्योरिटी एक पैराडाइम है उसको हमने इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की। इसके अंदर जो रोल ऑफ प्रॉक्सीज हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि फोल्ट लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। बीएलए के अंदर रिक्रूटमेंट कहाँ से आती है? यही के लोग हैं जो रिक्रूट होते हैं। तो इन चार मेजर डिवीजन्स में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इन्हीं जो डिवीजन्स के आगे पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम देखें तो गवर्नेंस के ऊपर बात करेंगे। हमेशा मैंने आपको शुरू में भी बताया कि ये टॉपिक ऐसा है जो कि एक सेंसिटिव टॉपिक है और मैं आपको एक स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपने उसी के लिहाज से अपने पेपर में इसको लिखना होगा। तो सबसे पहले आप शुरू करेंगे वीक गवर्नेंस और प्रोविंशियल जो रिट है उसकी वजह से। सरदार्स दे एंजॉय अनलिमिटेड पावर एंड अथॉरिटी। कौन सी पावर एंड अथॉरिटी एंजॉय करते हैं? अगर हम सरदारी सिस्टम को देखें, और जो स्टूडेंट्स हैं मेरे बलूचिस्तान के वो इस चीज को एग्री करेंगे कि भाई जो सरदार हैं दे मेंटेन अनचेक अथॉरिटी, दे यूज फोर्स टू कंट्रोल मैसेज। सबसे पहले वो 1970s में दे यूज टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम देयर क्लैंस, जो भी उसके क्लैंस होते थे, क्लान्स होते थे, उसमें से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। They resist schools, electricity, girls' education in their areas. They basically are the biggest obstacle to the development of Balochistan. ठीक है? Tribal herders with over 40 animals must pay taxes to Sardar for pasture access, etc. Pre-British Sardari system was based on competence, not inheritance. लेकिन अब जो है वो inheritance के ऊपर है। तो जो सारा उनका एक फ्यूडल सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है कि किसने आना है उसके एरिया में, कौन सा ऑफिसर डिप्यूट होगा, किस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आएंगे, उसमें उनका कितना शेयर होगा, ठीक है। सो देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन बलोचिस्तान, इन प्रोविंस, इन गवर्नेंस, एंड देयर इज एक्स्ट्रा पावर गिवन टू दिस सरदारी सिस्टम, ठीक है।
Baloch movement, complex mix of nationalist and pro-establishment Sardars, with nationalist Sardars gaining more support after Akbar Bugti assassination. तो कुछ हमारे कुछ ऐसे मिस्टेक्स हुई हमने हिस्ट्री में जिसको हमने इसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं की बल्कि उसको और गलत कर दिया। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव रेजिस्टेंस, सरदार इन द बलोचिस्तान असेंबली रेजिस्ट अबॉलिशिंग द सिस्टम साइटिंग हिस्टोरिकल एंड सोशल रूल्स। यानी लेजिस्लेशन के अंदर भी वही होते हैं, जो लोग इलेक्ट होके आते हैं वो भी यही होते हैं। अब एक आपका अगर उनका एमपीए है 1000 वोट लेता है और एक एमपीए बन जाता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1000 वोट्स? बट इन बलोचिस्तान there are MPAs, there are representatives who only secured thousands of votes and they are in the assembly. So what kind of legislation do you expect from them? This is the biggest hurdle. इसके बाद अगर हम गवर्नेंस के अंदर देखें तो एक एग्जांपल आपको देता हूँ, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस दे आर वीक, और उसके लिए भी जो रिसेंट आपके जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए कि जी हम फेडरेशन के ऑफिसर्स वहां पे भेजेंगे, मे बी वी विल बी गोइंग देयर इन 1 year or 2 year, आर सीनियर्स आर गोइंग देयर नाउ, 47 कॉमन से पुलिस के लोग चले गए हैं, नेक्स्ट आर पीएस फेलोज, मे बी दे गो देयर इन बलोचिस्तान। तो एक एग्जांपल आपके सामने डॉन के अंदर आई है अभी रिसेंट वीक्स में कि एक रोड है वहां पे, तुर्बत बुलेदा रोड, ठीक है, मेन रोड है वहां पे, और 3 डेकेड से अभी तक वो कंस्ट्रक्ट नहीं हुई और उसके ऊपर नियरली 3 बिलियन रुपीस स्पेंड हो चुके हैं। और कितने किलोमीटर की ये रोड है? अच्छा मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, इट इज नियरली 27 किलोमीटर रोड। तो अगर 1 करोड़ पर किलोमीटर भी लगाएं तो इट शुड बी अराउंड 27 करोड़, लेकिन अभी इसके ऊपर 2.8 बिलियन यानी 100 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंडिचर हो गया इस रोड के ऊपर और अभी तक ये रोड कंस्ट्रक्ट नहीं हुई। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ द वीक गवर्नेंस इन बलोचिस्तान वी आर फेसिंग राइट नाउ। ठीक है, मिलिट्री कंट्रोल्स लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, दैट इज आवर सिक्योरिटी डिलेमा, इसके बगैर हम प्रोविंस कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। सो इट मींस कि आपकी जो पुलिस है दैट इज वीक, वी नीड टू एम्पावर देम, और उसकी एम्पावरमेंट अभी पॉसिबल आपको नजर नहीं आ रही क्योंकि आप उसके ऊपर जो है वो इतना रिसोर्सेज स्पेंड नहीं करते। लोकल गवर्नमेंट जो सिस्टम है जो इस्टेब्लिश हुआ था 2001 में, मुशर्रफ ने इस्टेब्लिश किया था, दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। जो मैं पाकिस्तान अफेयर्स को पढ़ाऊंगा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इस दफा, तो उसमें हम देखेंगे डिफरेंट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का कंपैरिजन करेंगे। तो 2001 का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था दैट वाज पावरफुल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, बट नाउ इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड, और उसको चेंज कर दिया गया जिसमें जो फाइनेंशियल पावर्स थी लोकल गवर्नमेंट से लेके प्रोविंसेस को दे दी गई हैं, प्रोविंस जितना चाहे लोकल गवर्नमेंट को दे, जितना चाहे ना दे। सो दिस इज बेसिकली एन इम्पेडिमेंट टू द डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसके अलावा बलोचिस्तान पॉवर्टी लेवल आपको सबको मैंने जैसे पीछे स्टैट्स बताया, आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, 2 रीजन हमने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिए, सॉरी लिटिल बिट। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो आपको ये नजर आएगा डिसकंटेंट एंड मार्जिनलाइजेशन इन बलोचिस्तान। अच्छा, ये हम फोर्थ लाइंस देख रहे हैं, इश्यूज देख रहे हैं, 2 इश्यूज आपके सामने डिस्कस कर लिए। तीसरा इश्यू है डिसकंटेंट एंड मार्जिनलाइजेशन इन बलोचिस्तान अमंग द मैसेज। इकोनॉमिक कंसर्न्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप बात करें गवादर की, तो गवादर के बारे में जब बात की गई कि गवादर जो है उसको इकोनॉमिक हब बनाने जा रहे हैं, तो वहां पे लैंड ग्रैबिंग शुरू हो गई। जो कराची के लोग थे, जो रियल स्टेट इन्वेस्टर्स थे, दे फ्लंग टू दिस एरिया, एंड जो लोकल थे उनके अंदर ग्रीवेंसी शुरू हो गए कि भाई अभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस होंगी, यहाँ से जो है वो एक ट्रेड जाएगी, एक पोर्ट बनेगा, तो इसके अंदर हम तो मार्जिनलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज ये है। दूसरी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे मैंने गैस की बात की तो सुई गैस फील्ड प्रोवाइड्स 38% ऑफ पाकिस्तान गैस, बट बलोचिस्तान गेट्स ओनली 6 to 7% ऑफ दिस ओनली। ठीक है, तो इसमें ये देखें कि जो गैस जिस सूबे में से निकल रही है, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि भाई जिस सूबे से जो रिसोर्स निकलेगा सबसे पहला हक उस सूबे का है, लेकिन हम उसको वो चीज प्रोवाइड नहीं कर रहे। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, एक हब इंडस्ट्रियल स्टेट, मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं बलोचिस्तान के वो बेहतर जानते होंगे हब के एरिया को। अच्छा जी, हब एक उन्होंने कराची के साथ ही बिल्कुल एरिया है, हब का रीजन है। अब जिस तरह कराची एक बहुत ही लुक्रेटिव एक जगह है रियल एस्टेट के लिए, इसी तरह हब भी बनती जा रही है इस तरह की लुक्रेटिव स्टेट, और जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो हब में जाना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ मैनी थिंग्स अवेलेबल देयर।
लेकिन द आयरनी इज दैट कि वहां पे जो भी इंडस्ट्री डेवलप होती है उसमें जो वर्कर्स हैं, जो ट्रेन्ड फोर्स है, जो स्किल्ड लोग हैं, वो मोस्टली कराची से उधर आते हैं डेली बेस पे और वापस चले जाते हैं। तो ये बनाया गया था कि बलूचिस्तान के लोगों को वहां पे आप रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उन्हीं के एरिया में जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश है उसके अंदर दूसरे प्रोविंसेस के लोग आके लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि उनको नहीं मिलनी चाहिए, बट द थिंग इज दैट कि फर्स्ट प्रायोरिटी उन लोगों को मिलनी चाहिए जो कि इंडिजिनस हैं, जो कि लोकल्स हैं। उसके बाद फिर अगर लेफ्ट ओवर चीज रह जाए तो बाकियों को मिलनी चाहिए। सो इसके अंदर भी आपको लेजिस्लेशन करने की जरूरत है प्रोविंसेस को, लेकिन वो नहीं करते। तो इसको किसी ने रोका तो नहीं है कि आप ना करें। सो इट मीन्स के दो डोंट वांट कि भाई उनके लोग इस तरह डेवलप हों, उनको इस तरह के रिसोर्सेज मिलें। तो दिस इज अनदर एग्जांपल। अब रिकोडेक प्रोजेक्ट इससे पहले जो बना था, प्रीवियस एग्रीमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, 80% शेयर जा रहा था कंपनी को जो डेवलप कर रही थी। फेडरल गवर्नमेंट के पास 18% था और बलूचिस्तान गवर्नमेंट को सिर्फ उसका 2% शेयर दिया गया था। लेकिन अब उसको चेंज किया गया और अब उसके अंदर 50% जो है वो कंपनी के पास जाएगा जो उसको बनाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है माइनिंग को डेवलप करने के लिए। 25% जो है वो बाय 3 फेडरल स्टेट ओन एंटरप्राइजेस जो भी फेडरल की हैं, और 25% जाएगा बलूचिस्तान को। सो अब आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल लोगों को उसके राइट दिया गया, अब इसमें बनेगी, वहां पे स्टैब्लिश होगी। अब फिर उसके अंदर आयरनी अगर ऐसी हो कि उनके लोगों को जॉब्स ना मिले और बाहर वालों को मिल जाए, तो फिर यही फोर लाइन्स तो एग्जिस्ट करेंगी। वहां के लोग जो पढ़ लिख गए हैं, जो कि जॉब्स चाहते हैं, अब वो देखेंगे कि हमारी जॉब्स दूसरे वाले लोग आके ले रहे हैं, तो वो एक इजी टारगेट बन जाते हैं इस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, प्रोक्सीज का। फिर प्रोक्सीज आती हैं, उनका ब्रेन वॉश करती हैं, यूज करती हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी रिसेंट आप देखेंगे कि जो बन्नू में, आपको एग्जांपल दे देता हूँ, बन्नू चेक पोस्ट पे जो इंसिडेंट हुआ, पुलिस को टारगेट किया गया, तो द मिलिटेंट्स दे वर यूजिंग पबजी मोबाइल गेम एंड दे वर यूजिंग देयर चैट रूम टू कोऑर्डिनेट देयर रिस्पॉन्सेज। यानी वो एक जो आपने एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है साइबर सिक्योरिटी का, उसको उन्होंने बाईपास किया एक वीडियो गेम से। ये रिसेंट अभी रिपोर्ट आई है। सो दीज थिंग्स आर रेडली अवेलेबल एवरीवेयर इन द कंट्री। तो इन चीजों से, इन हाइब्रिड रिसोर्सेज से, वॉरफेयर से, इनके मीन्स को यूज करके वो इन्हीं लोगों की एक्सप्लोइटेशन को एक्सप्लॉइट करेंगे कि भाई आप देखें, आप इधर के लोग हैं, आपको चीजें नहीं मिल रही, बाहर के लोग आके चीजें ले रहे हैं, स्पेशली पंजाबी। तो उनका जब ब्रेन वॉश होता है तो आप देखते हैं कि इजीली लोगों के अंदर इस तरह की जो सेंटिमेंट्स हैं वो राइज होती हैं और एंटी स्टेट सेंटिमेंट्स निकलती हैं। तो इसके अंदर मेन रीजन आप देखते हैं वो कहाँ पे नजर आती है, गवर्नेंस के अंदर, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है। अब सीपैक के ऊपर किसी ने बात की, तो अभी भी हम देखेंगे सीपैक के ये जो उनके चीफ मिनिस्टर का था कि भाई अगर आप हबको पावर प्लांट और गवादर प्रोजेक्ट्स को निकाल दें तो सीपैक का जो शेयर है उसमें से सिर्फ 1% बलूचिस्तान को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो नियरली 5% बलूचिस्तान को मिला है। बाकी सारा जो शेयर है, पावर प्लांट्स हैं, रेलवे लाइंस जो अपग्रेड हो रही हैं, वो भी सारी पंजाब या सिंध के अंदर होंगी, केपी के अंदर होंगी। बलूचिस्तान को क्या मिला है? जो उसकी जो लो रोड लिंकेज थी, जो मोटरवे के अंदर डेवलप होनी थी, अभी भी वो उसके ऊपर काम बहुत स्लो स्पीड के साथ चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी जो एक डिसग्रेंटेड लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उनके इश्यूज को ज्यादा करेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है आप सबको? अच्छा, उसके बाद हम आते हैं फोर्स डिसअपीयरेंस के अंदर, जिसकी वजह से आपको नजर आ रहा है जी, इन्फोर्स डिसअपीयरेंस नजर आ रही है, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई। एक महारंग बलोच ने स्टार्ट की, ठीक है, बलोचिस्तान यकजहती जो उसकी कमेटी है, या इसके अलावा ग्वादर की साइड से जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। अब इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस, अब इसमें बात कर दी जाती है कि ये स्टेट कर रही है। नो वन नोज कि हु इज डूइंग दिस थिंग। ठीक है, आपके जो हाई कोर्ट है वो कहती है कि भाई इन लोगों को प्रोड्यूस करें। स्टेट के जो इंस्टीट्यूट कहते हैं कि हमें नहीं पता कहाँ पे गए हैं। तो इसका मतलब है कि जो स्टेट की रिट है यहाँ पे वीक होती जा रही है, और जो प्रोक्सीज हैं आपकी मेनली वो इस चीज को एक्सप्लॉइट करती हैं, लोगों को गायब करते हैं। नो डाउट कि इसके अंदर कुछ नेफीरियस एक्टर्स जो इंडिविजुअल लेवल पे कुछ इन्वॉल्व हो जाते हैं इसको रिमूव करने के लिए, इन डिसअपेयर करने के लिए। लेकिन अगर इसको ओवरऑल लेवल पे देखा जाए, स्टेट पर्सपेक्टिव देखा जाए, सॉरी इंटरनेट थोड़ा सा वीक है मेरे लैपटॉप का, मैं इसको चेंज करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट इतना स्टेबल नहीं है, मोबाइल का कनेक्ट किया हुआ था तो अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया। कनेक्टिंग इट अगेन। Sorry for the disruption, just a second, hold on. जी, आपको नजर आ रहा है? कैन यू सी द स्क्रीन? इज इट विजिबल? ओके। अच्छा, इसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको इनफोर्स डिसअपीयरेंस इसका। सो दिस इज अगेन अ मेजर इशू। आपके डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जो इसको हाईलाइट कर रही हैं कि ये चीजें जो हैं वो बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं उसको फर्दर खराब कर रही हैं, और इसकी वजह से आपका जो एक ओवरऑल मार्जिनलाइज हैं लोग, वो फर्दर मार्जिनलाइज होते जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें, काइंडली डोंट यूज एनोटेशन। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो रोल ऑफ फॉरेन एक्टर्स। अब इसमें फॉरेन एक्टर्स का रोल मैंने अभी आपको, अगर एक एग्जांपल, ज्यादा फैक्ट्स आपने याद नहीं कराऊंगा आपको, सिंपल एक चीज, ईयू डिसइंफॉर्मेशन लैब, इसकी रिपोर्ट थी 4 साल पहले आई थी, अभी भी इसको आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा यूज करेंगे कुलभूषण यादव। अब ये दो आप केस स्टडीज यूज कर सकते हैं फॉरेन इन्वॉल्वमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद आप यूज करेंगे रोल ऑफ टीटीपी। अब टीटीपी का जो ये तीनों चीजें हैं, ये हम हाइब्रिड वॉरफेयर और राइजिंग टेररिज्म के अंदर देखेंगे। अब फॉरेन इन्वॉल्वमेंट इज मेजर हर्डल इन द डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान। किस वजह से? क्योंकि जो मैंने अभी तक आपको इश्यूज बताए, अब वो इश्यूज को एक्सप्लॉइट किया जाता है बाय दीज फॉरेन प्रॉक्सीज, और फिर उसको एंटी स्टेट बनाया जाता है। अब आप देखें बीएलए जो बीएलपी है, वहां पे बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, टीटीपी, और जो अदर जैश उल अदल है या इस तरह के एंटी स्टेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको इस तरह की चीजें कौन प्रोवाइड करता है? इस तरह के उनके पास आर्सेनल कहाँ से आते हैं, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करते हैं वो? तो दे आर बेसिकली सपोर्टेड बाय एक्सटर्नल एलिमेंट्स। और एक्सटर्नल एलिमेंट्स क्यों सपोर्ट करेंगे? क्योंकि बलूचिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी शुरू में मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई कि भाई जियो पॉलिटिकली कितना इंपॉर्टेंट है, जियो इकोनॉमिकली कितना इंपॉर्टेंट है, उसके अपने रिसोर्सेज हैं। चाइना को उन्होंने जो है वो एंटी चाइना पॉलिसी यूएस की है। यूएस वर्सेस चाइना इंडो पैसिफिक में हम बात करते हैं कि भाई दोनों के दरमियान कंपटीशन है। तो वो यूएस कैसे बियर करेगा कि चाइना जो है वो टू ओशन पावर बन जाए, कि चाइना डेवलप कर ले अपना सीपैक, और सीपैक पास करता है आपके बलूचिस्तान से। तो अगर उन्होंने सीपैक को टारगेट करना है तो दे आर टारगेटिंग बलूचिस्तान। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विद द कोलिजन ऑफ इंडिया, विद द कोलिजन ऑफ अफगानिस्तान, के उनके तालिबान जो वहां पे रूलर्स आए हैं, अब वो चाहते हैं कि जी ग्रेटर पश्तून बनाना चाहते हैं। और पश्तून आफ्टर केपी के मेजोरिटी उनकी बलूचिस्तान में रहती है। तो ये लोग जो हैं वो इन लोकल प्रॉक्सीज को ट्रेन करते हैं, उनको फर्दर सपोर्ट करते हैं, और उसकी वजह से ये एंटी स्टेट कारनामे आपके चलते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि जो रिसेंट इसमें एक स्पाइक थी इंसिडेंट्स की, वो बिकॉज ऑफ लोकल ग्रीवेंसेस, इंटरनल इश्यूज एंड एक्सटर्नल सपोर्ट, उसकी वजह से ये बढ़ जाते हैं। अब इसके पॉसिबल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही लिख सकते हैं कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी पे है, नेशनल यूनिटी पे इम्पैक्ट है, ईरान के साथ पाकिस्तान के रिलेशन खराब हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर बैठ के ईरान के अंदर भी जो बलोच हैं उनको इंसाइट करते हैं फॉर रिवोल्ट। इम्पैक्ट ऑन इंडो पाक रिलेशंस, पाकिस्तान सस्पेक्ट्स इंडिया सपोर्टिंग बलोच इंसर्जेंट्स, ठीक है, तो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस कभी इस तरह नॉर्मलाइज नहीं होंगे। और न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट रिस्क, अ फ्रैक्चर पाकिस्तान मिलिट्री बिहेवियर इन सच ए सिनेरियो इज अनप्रेडिक्टेबल, लिमिटिंग द बलोच इंसर्जेंसी इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग पीस इन साउथ एशिया। इसके अलावा अगर आप बात करें तो पाक चाइना रिलेशंस, वो इसकी वजह से सबोटाज होते हैं, वो क्वेश्चन के अंदर आते हैं। क्यों?
क्योंकि द अटैक ऑन चाइनीज, द अटैक ऑन सीपैक प्रोजेक्ट्स, so all these things are basically a hurdle to Pakistan development. तो possible implications आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक सबसे पहले पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या है कि जी सबसे पहले पाकिस्तान की सोवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी पे आएगा, फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे आएगा कि पाकिस्तान अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर हम हर चीज यूज करेंगे, स्टेट हर मीन्स यूज करेगी, ठीक है। इसके अलावा जो लोग हैं वहाँ के उनको मार्जिनलाइज किया जाएगा। जैसे जैसे आपकी सिक्योरिटी सेंटर स्टेट बनती जाएगी तो हम सिक्योरिटी को पहले प्रेफर करेंगे, बाद में फिर लोगों की बात की जाती है। अगर इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस देखे जाएं तो आप सीपैक को यहाँ पे लगाते हैं कि सीपैक स्लो डाउन हुआ। गवादर अभी तक जो है वो आपने एनविसेज किया था कि 2020 में 18 में गवादर बहुत जो है वो एक एक्सपेंड कर जाएगा, आपको वहां से ग्लोबल शिपिंग आनी शुरू हो जाएगी, आपका सेंट्रल एशिया पूरा गवादर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। इसके अलावा इसके जो सिक्योरिटी सेंटर इम्प्लीकेशन है कि जी इसकी वजह से आपकी जो फर्दर जो आपका नेशनल ग्रोथ है, आपकी पाकिस्तान की डेवलपमेंट है, वो फर्दर हैम्पर होगी, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी के ऊपर स्पेंड करेंगे ताकि इन चीजों को कंट्रोल कर सकें। बाकी चीजें आप एक जेनेरिक सी इम्प्लीकेशन नोट है। अब हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। अब सबसे पहले इसके अंदर कुछ हमने, अगर जो करंट अपराइजिंग चल रही है, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसको हमने इमीडिएट मेजर्स कुछ लेने हैं। फिर हम बात करेंगे कि किस तरह रिकंसिलिएशन की तरफ जा सकते हैं लोगों के साथ जो एंटी स्टेट काम कर रहे हैं, फिर रिफॉर्म्स कौन सी लाएंगे, और फिर हम बात करेंगे कि की सजेशंस कौन सी देंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से स्टेप्स हैं जो कि आप लेके आएंगे टू रिजोल्व द ऑनगोइंग क्राइसिस। तो सबसे पहले आप बात करेंगे कि यू नीड टू एंगेज विद द मॉडरेट सेक्शंस ऑफ द बलोच पॉपुलेशन। वी कैन नॉट इग्नोर देम, द स्टेट कैन नॉट इग्नोर देम। तो जिस तरह अभी आपने एंगेजमेंट की, बलोच यकजहती मूवमेंट जो उनकी प्रोटेस्ट चल रहे थे, प्रोविंस वाइड प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसके साथ वी नीड टू कॉन्स्टेंटली एंगेज विद देम ताकि उनके जो जेन्युइन इश्यूज हैं उसको आप रिजोल्व कर सकें। इस वजह से उनको एक एम्पावरमेंट मिलेगी कि भाई हमारे इश्यूज वाकई गवर्नमेंट सीरियस है सुनने के लिए। दूसरा, रेलेवेंट स्टेट इंस्टीट्यूशन एंड जुडिशरी शुड इन्वेस्टिगेट एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस, कि भाई इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, आप जो स्टेट के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि जी स्टेट कर रही है, तो हमें उसका आंसर देना कि भाई वाकई कौन कर रहा है, उसका पता लगाया जाए और ट्रांसपेरेंट वे में इंक्वायरी की जाए, और जो इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल हो उसको पनिशमेंट दी जाए अकॉर्डिंग टू लॉ। एंड द थर्ड थिंग इज these gesture of good faith should be used for trust building with the Baloch community that can ultimately lead to negotiations and mechanism for equal distribution of profit from exploitation of Baloch national resources, ताकि जो अटैक होते हैं ऑन डिफरेंट प्रोविंसेस के जो लोग हैं उसको कम किया जाए और उनके ग्रीवेंसेस खत्म किए जाएं कि भाई आपके रिसोर्सेज आपके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और इसके अंदर कौन लीड करेगा, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। नो अदर देन द गवर्नमेंट, नन अदर देन योर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इसके अंदर लीड की जरूरत है, लेकिन वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उसके अंदर तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है इन लोगों की। तो देयर इज अ सीरियस रीथिंकिंग रिक्वायर्ड कि कौन से लोग बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और किस तरह वो ये स्टेप्स लेंगे। अभी हम आगे देखते हैं। तो ये तीन चीजें हैं जो हमें आपको इमीडिएटली करने की जरूरत है स्टेट को। आप ये अपने आंसर में बताएंगे। अब जो अपराइजिंग कर रहे हैं उनके साथ हमने किस तरह रिकंसिलिएशन करनी है। आपको जो मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं अकाउंटेबल फॉर इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस, अगर उनके ऊपर क्वेश्चन किया जाता है, अगर इंडिविजुअली वो इन्वॉल्व है, तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करें और उनको अकाउंटेबल बनाएं कि भाई क्यों किया, आपको स्टेट ने तो डायरेक्शन नहीं दी, किस वजह से किया, ठीक है। अगर कोई पाया गया तो उसको आप जो है वो पनिशमेंट दे। अपॉइंट क्रेडिबल लोकल लीडर्स टू रन बलूचिस्तान एंड रिप्रेजेंट द प्रोविंस एट द फेडरल लेवल, ताकि जो लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो और उनके ग्रीवेंसेस पे फेडरेशन तक कम्युनिकेट हो और वो उसके ऊपर रिजोल्व करने के वहां पे एक मैकेनिज्म बनाए। निगोशिएशन आप स्टार्ट करें सर्जन ग्रुप से, क्योंकि वो लोग तो इधर के ही हैं। अगर हम हार्ड मेजर्स अभी लेंगे तो फ्यूचर में दोबारा वो एक फर्दर एक एक्सट्रीम फॉर्म में सामने आएंगे, तो हमें काइनेटिक मेजर्स के साथ नॉन काइनेटिक मेजर्स भी लेने की जरूरत है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंश्योर करें। जो रॉयल्टीज हैं गैस उन एरियाज में नहीं है जहां से गैस निकल रही है, रिकॉर्डिंग के बारे में बातें चल रही हैं, पहले पॉलिसी क्लियर करें कि भाई यहाँ पे जो कंपनी होगी
या सीपैक की कंपनी है, ये जो हब में प्रोजेक्ट है उसमें लोकल लोगों को पहले कोटा मिलेगा, फिर बाद में दूसरों को कोटा मिलेगा। ठीक। इन्वॉल्व ब्लोच स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का मेन रोल है इसके अंदर बलूचिस्तान के अंदर राइट नाउ, बिकॉज दे आर नाउ एजुकेटेड, दे नाउ फील एलिनेटेड, तो उनको आपने इंगेज करना है। एंड पाकिस्तान मिलिट्री शुड लीड रिकंसिलिएशन टॉक्स बिकॉज दैट इज द ओनली क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन राइट नाउ वी आर हैविंग इन दिस कंट्री। तो यहां तक चीजें क्लियर हैं कि रिकंसिलिएशन आपने करनी है, फिर रिफॉर्म्स आपने लेके आनी है। अब बलूचिस्तान में आपने अगर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक करने हैं तो यू नीड रिफॉर्म्स। फर्स्ट रिफॉर्म इज एजुकेशन। एजुकेशन में आप पब्लिक सेक्टर जो स्कूल्स हैं उसको रिपेयर करें, फ्लड्स में डिस्ट्रॉय हो गए हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही डेवेस्टेटेड है, ताकि लिटरेसी रेट को बढ़ाया जाए, हेल्थ केयर को बेहतर किया जाए, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर किया जाए, ऑफर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द लोकल बलोच इन सीपैक प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इस तरह की चीजें आप उसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आए हैं। अब इन रिफॉर्म्स में आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जो मैं बात की है ना अभी, ये वाली बात कि जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाए। तो कहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थे? उनको हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देंगे जो आपके अभी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आप गवादर की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये आप कहते हैं कि जी हब बनेगा ट्रेड का, गेटवे टू सेंट्रल एशिया, तो यहाँ पे जो है ना आप इनके लोकल जो मैसेज हैं उनको आप क्या करें, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, उनके ग्रीवेंसेस दूर करें। जो फिशरमैन है, लोकल फिशरमैन, उनको आप एक्स्ट्रा एक इक्विपमेंट प्रोवाइड करें, एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, ताकि जो उनका मुतासिर हुआ है, जो एक उनका लाइवलीहुड मुतासिर हुआ है कोस्टल एरियाज का, वो उसको फिर किसी और तरीके से उसको अर्न कर सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनके लिए जनरेट कर सकें। कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोविंस की जो है उसको आप फर्दर स्ट्रेंथन करें, ताकि जो लोकल लोग हैं उसको वो इंगेज करें और जो फिशरी है उसको डेवलप करें। आपके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज उसके अंदर पोटेंशियल अवेलेबल है ब्लू इकोनॉमी में। हम इकोनॉमी वाले टॉपिक में देखेंगे कि किस तरह फिशरी को आप एक मेन एक्सपोर्ट बना सकते हैं आप अपनी चाइना के लिए। तो उसमें जो लोकल फिशरमैन है गवादर के एरिया के स्पेशली, उनको इंगेज करें। दूसरा ऑप्शन है आपका रिकोडिक का। रिकोडिक के अंदर लोग जो लोकल होंगे, जो माइग्रेट करेंगे या जो इसकी वजह से मुतासिर होंगे, उनको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है, और उनको प्रायोरिटाइज करें इस एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो ये दो चीजें हैं जो आप रिफॉर्म्स में लेके आ सकते हैं। फिर की सजेशंस अगर हम बात करें तो पावर टू ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे हमने बात की कि ट्राइबल लीडर्स लोगों तक लिंक नहीं करते क्योंकि उनका काम है कि हम एक्सप्लॉइट करें। तो आप लोग जो हैं इसके अंदर इंटरफेरेंस पॉलिटिक्स के अंदर वो काम करें और लोगों को ट्रू रिप्रेजेंटेशन दें, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। फेयर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्स, जैसे आगाज हकूक बलूचिस्तान पैकेज आया जब जरदारी साहब की पहली गवर्नमेंट थी, उन्होंने दिया था 2010 के बाद। 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है कि जी जो जिस प्रोविंस में से रिसोर्स निकल रहा है पहला हक उसका है, उसके बाद जो डिसाइड करेंगे। तो जो बलूचिस्तान के जितने भी रिसोर्स आप इसमें निकालेंगे उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें फर्स्ट राइट जो रॉयल्टी है और जो उनका राइट है लोगों का वो उनको मिलना चाहिए। लोकल स्किल डेवलपमेंट, स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी जो रोल है मिलिट्री का उसको कम किया जाए और जो लोकल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन हैं उसको आप स्ट्रेंथन करें। मिसिंग पर्सन केसेस को आप रिजोल्व करें टाइमली, जुडिशरी में इसके अंदर स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाएं, अगर आपके पास जुडिशरी के ऊपर बर्डन है तो स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाएं जो कि ये केस सुने और इनको फर्स्ट इमरजेंसी बेसिस के ऊपर इनको रिजोल्व किया जाए। बॉर्डर कंट्रोल, अब इसके अंदर बहुत ही मेन इशू है जो कि मैं बताना भूल गया था कि लोगों के लाइवलीहुड बिफोर हमने जब अफगान और पाकिस्तान के दरमियान एक हमने बाउंड्री बनाई, हमने बॉर्डर फेंसिंग की, तो काफी ज्यादा लोगों का जो लाइवलीहुड था वो मुतासिर हुआ। अब हमें क्या करने की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा वहां पे बॉर्डर क्रॉसेस और बॉर्डर क्रॉसिंग ओपन करें, बॉर्डर मार्केट्स बनाएं, ताकि और वहां के जो लोकल लोग हैं उनको इजी वीजा प्रोवाइड किया जाए या उनके लिए एक सिस्टम लेके आया जाए, कार्ड मुतारिफ करवाया जाए कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में, पैसेज में उनको इजीनेस प्रोवाइड करें। जैसे अभी मैंने पहले बताया कि एक जो आपके पास शिपमेंट जा रही है बलूचिस्तान की तरफ, वो 20
पॉइंट्स पे चेक होती है, 20 जगह पे चेक पॉइंट बने हुए हैं और वहां पे वो रोका जाता है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो हमें बॉर्डर कंट्रोल और ट्रेड की जो मूवमेंट है उसको फैसिलिटेट करने की जरूरत है। इसमें अगेन कौन सा काम करेगा, कौन ये काम करेगा? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जॉब कोटा को इंक्रीज किया जाए, ठीक है, विद स्पेशल पैकेज 12 to 20 ग्रेड्स तक लेके आया जाए, और इनको जो इनकी ब्यूरोक्रेसी है उसको ट्रेन किया जाए। ये हाल नहीं है कि दूसरे प्रोविंस के आप ब्यूरोक्रेसी ला के लगा दें। द पीपल वॉन्ट एक्सेप्ट इट, इससे मार्जिनलाइजेशन ज्यादा हो सकती है, रिस्क है। तो आप वहां के जो लोग हैं उनको एम्पावर करें, उनको अच्छे इंसेंटिव दें ताकि वो स्टेट के लिए काम कर सकें। रोड मैप फॉर डेवलपमेंट्स, जैसे मैंने कहा कि फिशरीज जो है वो आपका एक मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। आपका मार्बल और माइनिंग सेक्टर, वहां पे जो माइनर्स हैं, कोल माइनर्स हैं स्पेशली बलूचिस्तान में, उनकी जो कंडीशंस हैं वो मिजरेबल कंडीशंस हैं। रेगुलेशन वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमें बेहतर रेगुलेशन के तहत उनको वहां पे जॉब्स प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि एक तो उनकी जो सेफ्टी है वो भी इंश्योर रहे और लाइवलीहुड भी उनको प्रोवाइड किया जाए। पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स वहां पे डेवलप किए जाएं ताकि लोग एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज कर सकें, ठीक है। मार्बल इंडस्ट्री, अब इसमें जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हैं सीपैक के, उसको आप प्रायोरिटाइज करें ताकि जो बोस्टान आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसको अभी उसके ऊपर कोई काम इतना तेजी से नहीं चल रहा, तो उसको आप प्रायोरिटाइज करें ताकि इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाए। इन्वेस्टमेंट तब होगी जब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, तो सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करें और फिर वहां के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दें। पॉलिटिकल रिफॉर्म लेके आए। पॉलिटिकल रिफॉर्म क्या है कि मैं इसमें बात करूंगा लोकल गवर्नमेंट के। भाई, जो लोकल लेवल पे रिसोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, ट्रांसफर किए जाए प्रोविंस से, ताकि जो लोकल लोग हैं, जो अवेयर लोग हैं, वो पॉलिटिकल सेटअप के अंदर आए और उनको पता हो कि वो जब एक लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट का कोई यूसी का चेयरमैन बने, कोई टाउन का चेयरमैन बने, कोई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन बने, तो उसको पता हो कि भाई मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अब मैंने इनको स्पेंड करना है। जिस तरह 2001 के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर हुआ था, डिस्ट्रिक्ट्स को एम्पावर किया गया था, तो इसी तरह का सिस्टम वापस आना चाहिए। प्रिवेंट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, और उसके लिए आपका जो ट्रांसपेरेंट आपका जो जुडिशियल सिस्टम है उसको इंश्योर करें। और इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आप लेके आए जिसमें आपकी एडीबी और वर्ल्ड बैंक आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यही चीजें मल्टीपल टाइम्स मैंने ऐड की हैं, मतलब वही चीजें हमने उसको दो डिफरेंट हेडिंग से ऐड कर दिया। तो ये चीज आप इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं मॉडल हेल्थ यूनिट्स में। आप पीपीएचआई की एग्जांपल दे सकते हैं। सिंध के अंदर दिस इज एन इंस्टीट्यूट जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल रहा है, ठीक है। अब इसकी वजह से सिंध के अंदर जो मैं खुद रियलाइज किया है, मैं अपनी तहसील के अंदर पीपीएचआई के जो मेडिकल सेंटर्स हैं, जो इनके हॉस्पिटल्स हैं, दे आर परफॉर्मिंग मच बेटर एज कंपेयर टू जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो भाई हम बलूचिस्तान के अंदर भी इस तरह की सक्सेसफुल केस स्टडी लेके आ सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पुलिस की, तो डॉल्फिन जो पुलिस बनी है, जिस तरह आपके लाहौर के अंदर सेफ सिटी कैमरास की बात हो रही है, ठीक है, तो इस तरह की चीजों को आप केस स्टडीज को जो अच्छे प्रोविंसेस के अंदर एक सक्सेसफुल अप्लाई हो रहे हैं, आप उसको यहाँ पे यूज करें। फोकस ऑन एजुकेशन को कैसे किया जाए? आप इसके अंदर भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को यूज करें, ठीक है। मतलब आप लोकल लेवल पे जो एनजीओज हैं, जो आपके एजुकेटेड लोग हैं आपके प्रोविंस के लोकल लेवल पे, उन अगर उनको आप वो करें, प्रायोरिटाइज करें कि वो डिफरेंट यूनिट्स बना के लाएं कि भाई हम ये स्कूल चलाएंगे, तो गवर्नमेंट जो सरकारी मुलाजमों को, उस्तादों को पैसे देती है, वो इन एनजीओ को दे। और अगर जो अच्छा परफॉर्म करे उसको एक्सपैंड कर दें उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे, जो अच्छा परफॉर्म ना करें उसको खत्म कर दें, ताकि एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम आए, ट्रांसपेरेंसी आए और लोगों को आप एजुकेशन उनके डोर फ्रंट पे प्रोवाइड कर सकें। तो ये चीजें अगर हम इन्फोर्स करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अभी जो आपके बलूचिस्तान इंसर्जेंसी चल रही है, वो इन द नेक्स्ट, दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, दिस इज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। विद इन नेक्स्ट 10 to 15 years आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। एंड देन अगर बलूचिस्तान ग्रो करेगा तो आपका पूरा कंट्री ग्रो करेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन डील विद दिस क्वेश्चन। अब लास्टली इसका क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कि आप इसमें लिख सकते हैं
recent spike in terrorist activities in Balochistan is a major problem for Pakistan. फॉर एग्जाम्पल एक जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकता है, डिस्कस द मेजर रीजंस बिहाइंड द कंटिन्यूड बलोच अपराइजिंग, या इसको डिफरेंट वे में उसको रिफ्रेस कर सकता है, एंड प्रेजेंट रोड मैप। आवाज आ रही है आप सबको? कैन यू हियर मी? ओके। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बलोचिस्तान, ठीक है। इसके अंदर कोई भी इशू बात कर सकता है कि भाई जो रिसेंट इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का मसला है या रिसेंट प्रोटेस्ट हुए बलोचिस्तान के अंदर, वो क्यों है? तो रीजन जो भी पूछेगा, रीजन आपको बता दिए, ठीक है। सोल्यूशन कोई भी पूछेगा, सोल्यूशन आपको बता दिए, बस आपने उसको लिंक करना। सो दिस इज हाउ आप इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसको हम आंसर कर सकते हैं। आज का टॉपिक कंपैरेटिवली इजी था, इसके ऊपर आपके जो क्वेश्चन है वो अभी मैं एंटरटेन करता हूँ आपसे, लेकिन इस तरह की आपने चीजों को, बलूचिस्तान के क्वेश्चन को, इट इज अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज अ सेंसिटिव टॉपिक, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं बलूचिस्तान के या बाकी प्रोविंसेस के, दे हैव टू फॉलो दिस अप्रोच जो कि मैंने आपको बताई है। मैं आपसे वाइवा नहीं करूंगा, ना इंटरव्यू करेगा एग्जामिनर, आपसे लिख पाएगा चीजों को, तो वो आपने चीजें लिखनी है जो मैंने आपको स्टेट सेंटर्ड बताई। अब आपके जो क्वेश्चन हैं वो आप पूछ लें, और इसमें आप बताएं कि आपको चीजें समझ आ गई हैं। काइंडली रेज हैंड, आई विल आंसर योर क्वेरीज, ठीक है।